Hey guys, very good morning everyone. Welcome to our discussion on amendments which is applicable to your November 2020 examination. पेपर 4 टैक्सेशन में से फर्स्ट पार्ट इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड हम अमेंडमेंट फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के जो अमेंडमेंट्स है विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, चलिए द अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल टू योर एग्जामिनेशन नवंबर 2020 पहले डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोविजंस मैं आपको सोर्स बता दूं कि अमेंडमेंट्स कहां से हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द ईयर 2019 फाइनेंस एक्ट 2019 फर्स्ट जो था इंटरिम बजट, देन सेकेंड फाइनेंस एक्ट 2019 सेकेंड था जो था फाइनल बजट. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था 2019 इलेक्शन ईयर था, राइट. तो इलेक्शन ईयर में दो बजट्स होते हैं. फर्स्ट इज इंटरिम बजट जो इलेक्शन के पहले वाली जो सरकार होती है वो बनाती है, एंड वंस इलेक्शन हैज टेकन प्लेस उसके बाद जो रूलिंग गवर्नमेंट रहेगी दे विल बी फाइनलाइजिंग द बजट. तो इसके अमेंडमेंट्स एज वेल एज फाइनल बजट के अमेंडमेंट्स भी एप्लीकेबल है, राइट. तो उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2019 पास हुआ था जो था एप्लीकेबल इन द सितंबर 20 सितंबर को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पास किया गया था. तो उसके भी अमेंडमेंट्स हमने बैच में डिस्कस किए. नवंबर 2020 में जिन बच्चों के एग्जाम है ये सारे अमेंडमेंट्स हमने ऑलरेडी कवर किया है. एंड मई 2020 में जिन बच्चों की एग्जाम थी जो कि पोस्टपोन हो चुके हैं, प्रीवियस अमेंडमेंट में हमने ये सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. ओके, उसके बाद नोटिफिकेशंस and circulars which is issued till 30th April 20. This will be also applicable to your examination. जब आपकी एग्जाम होती है तो उसके पहले 6 मंथ्स के अर्लियर जो भी अमेंडमेंट्स जो भी सर्कुलर नोटिफिकेशंस इशू किए जाते हैं दैट इज एप्लीकेबल टू योर सिलेबस, राइट. तो वट एवर नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आर बीन इशूड अप टिल 30th April 20, दिस इज एप्लीकेबल टू योर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन, राइट. उसके बाद भी अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पास किया गया 2020 में, लेकिन इसमें जो चेंजेस किए गए दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो हमें बस इतना ही पढ़ना है. उसमें से फाइनेंस एक्ट 1 में एंड 2 में जो अमेंडमेंट हो चुके वो ऑलरेडी हमने रेगुलर बैच में डिस्कस किया हुआ है. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी हमने डिस्कस किया हुआ है, and those were not covered in the batch for the May 2020 exam. Earlier हमने amendment lecture जो अपलोड किया था उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है. ओके, सो इवन दोज आर अगेन रिपीटेड इन दिस लेक्चर, राइट. तो जो नोटिफिकेशन सर्कुलर एडिशनली आ चुके हैं वो भी हमें अभी डिस्कस करनी है. सो आई हैव डाउनलोडेड द स्टैट्यूटरी अपडेट विच हैज बीन अपलोडेड इन योर ICAI वेबसाइट. तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. आई एल शेयरिंग दिस स्टैट्यूटरी अपडेट इन द ग्रुप. ओके, तो चलिए वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन. पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो रीड कर लेते हैं. द इनकम टैक्स लॉ एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2019. सो बेसिकली दिस वाज इंटरिम बजट एंड दिस वाज फाइनल बजट, including significant notifications, circulars and legislative amendments made up to 30th April 2020 are applicable for November 2020 examination, right. The relevant assessment for November 2020 examination is assessment year 2021 जो आपको ऑलरेडी मालूम है. सो आपकी जो मॉड्यूल जो आपने परचेस की रहेगी जस्ट मेक श्योर दैट इट इज फॉर अगस्त 2019 एडिशन. सो अगस्त 2019 एडिशन में फाइनेंस एक्ट 1 and 2 ऑलरेडी कवर किया जा चुका है. सो अगस्त 2019 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ as amended by Finance Act 2019 and Finance Act number 2 2019, and hence same is relevant for November 2020 examination. The significant notifications, circulars, legislative assembly amendments made up to 30th April 2020 which are relevant for your examination but not covered in the module are given here under, right. तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में जो अमेंडमेंट था that was relating to surcharge जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. जिन बच्चों की May 2020 एग्जामिनेशन थी फॉर देम
जो सेपरेट अमेंडमेंट लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था उसमें हमने डिस्कस किया है। एंड जिन बच्चों की नवंबर 2020 एग्जामिनेशन है उनके लिए जब हमने कैपिटल गेन्स चैप्टर में टैक्स रेट पढ़ा था, दैट टाइम वी हैव डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सरचार्ज, बट अगेन वी विल रिपीट दिस। अगर आपको याद हो तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सितंबर में जो रिलीज हुआ था उसमें सरचार्ज बढ़ा दिया गया था, and that surcharge was called as enhanced surcharge, right? तो enhanced surcharge बढ़ाने के बाद क्योंकि स्टॉक मार्केट हेवीली इट वाज व्हाट वी कैन से स्टॉक मार्केट में हेवी गिरावट आई थी, इसलिए बाद में उसको भी अमेंड किया गया था। एंड देन 111A एंड 112A को जो ये एनहांस सरचार्ज है उसकी एप्लीकेबिलिटी निकाल दी गई थी, राइट? तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल के साथ डिस्कस किया हुआ है, ओके? सो विल रीड इट अगेन। द अगस्त 2019 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल कंटेन्स CBDT press release dated 24th August 2019 at page number 4.362 of module 2. According to this press release, the enhanced surcharge of 25% and 37% of income tax, as the case may be, applicable where the total income of individual HUF, AOP, BOI, artificial judicial person exceeds 2 crore and 5 crore respectively, has been withdrawn on income tax payable at special rate on short-term capital gains under section 111A and long-term capital gains under section 112A arising from transfer of equity share in a company or unit of equity oriented fund business trust that has been subject to STT, right? तो सबसे पहले सरचार्ज क्या था? We have seen the calculation of income tax, बराबर? इनकम टैक्स तो आपका रेगुलर स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। whenever your total income was exceeding 50 lakhs, that time the provision of surcharge were applicable, right? तो we were adding surcharge. say surcharge rate was 10%. सबसे पहली चीज, सरचार्ज क्या आपके इनकम टैक्स के ऊपर चार्ज हो रहा था या it was being charged on the total income? If you remember, surcharge was charged on income tax, right? तो सपोज मेरा टोटल टैक्स अगर 10 लाख हो, सरचार्ज रेट 10% हो, तो यहां पे 1 लाख रुपए सरचार्ज एप्लीकेबल होगा एंड 11 lakhs वुड बी द टैक्स अलॉन्ग विद सरचार्ज। देन विल बी एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। ये तो आपको ऑलरेडी मालूम था, राइट? तो व्हाट वाज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सरचार्ज अर्लियर? whenever your income is 0 to 50 lakhs, surcharge was not applicable at all, right? 50 lakhs से लेके अगर इनकम 1 crore हो तो सरचार्ज was applicable at the rate 10%, एंड जब भी 1 crore and above अगर इनकम हो तो सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी was 15%. These were the old provisions. अब न्यू प्रोविजंस क्या थे? 0 to 50 lakhs सरचार्ज was nil. 50 lakhs to 1 crore, surcharge was 10%. 1 crore to 2 crore, surcharge was 15%, right? And 2 crore to 5 crore, सरचार्ज को 25% कर दिया गया। मतलब अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर है अप टू 5 करोड़ तो सरचार्ज रेट एप्लीकेबल विल बी 25%, यानी कि माय टोटल इनकम वाज से 3 करोड़, तो इसके ऊपर जो इनकम टैक्स आएगा, ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग द नॉर्मल स्लैब रेट्स, तो ऑन दिस इनकम टैक्स विल बी एडिंग सरचार्ज एट द रेट 25% टोटल। यहां पे कोई स्लैब रेट नहीं है, ठीक है? तो जो आपका इनकम टैक्स आएगा उसके ऊपर सरचार्ज हम 25% से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? एंड अगर आपका टोटल इनकम 5 करोड़ के ऊपर हो तो दिस सरचार्ज एप्लीकेबल विल बी 37%। ये जो इंक्रीज किया गया इसको हमने एनहांस सरचार्ज कहा था, राइट? बट देन ड्यू टू दिस एनहांस सरचार्ज, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही थी, सो देयर वाज अ हेवी फॉल इन द स्टॉक मार्केट, इसलिए सेक्शन 111A एंड सेक्शन 112A के ऊपर से इसकी एप्लीकेबिलिटी निकाल दी। 111A क्या था? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, and 112A was long term capital gains in respect to
इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, बराबर, जिनके ऊपर एसटीटी एप्लीकेबिलिटी हो चुकी थी, राइट। सो वेन एवर यू आर पेड एसटीटी एंड दीज आर द सिक्योरिटीज, तो 112A एंड 111A एप्लीकेबल होता था इफ इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, राइट। तो ऑन दिस एनहांस सरचार्ज विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो यहां पे अगर आपका इनकम ज्यादा हो तो एट द मोस्ट 15% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा फॉर दिस स्पेशल रेट, एंड जो नॉर्मल इनकम होगा उनके ऊपर 25% एंड 37% से सरचार्ज एप्लीकेबल, राइट। नाउ दिस प्रोविजन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी, दिस मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, एक तो आपका टोटल इनकम रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा या कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। इन दैट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल टैक्स, वहां पे ये सरचार्ज कैलकुलेशन आपको डेफिनेटली करना होगा, राइट। जो भी अमेंडमेंट्स हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, रिमेंबर दोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई कैन से 100%, आई एम रिपीटिंग 100%, उसके ऊपर एग्जाम में एक ना या दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेगा, राइट। So all the provisions which we are discussing in this lecture are at most important. इसके ऊपर एग्जाम में 100% क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, ओके। तो सरचार्ज रिलेटेड जो अमेंडमेंट था, विल रीड इट अगेन। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया हुआ है, जस्ट हम रीड करेंगे अभी, ओके। सो कंसिक्वेंटली the manner of computation of surcharge on income tax in case of individual HUF, AOP, BOI or artificial judicial person for AY 2021 would be as follows. First scenario, where the total income including income under section 111A and 112A exceeds 50 lakh but less than 1 crore, ठीक है। तो सरचार्ज रेट क्या था, 10%। तो यहां पे भले आपका स्पेशल रेट वाला 111A या 112A हो या नॉर्मल इनकम हो, फॉर ऑल द केसेस इट विल बी एप्लीकेबल एट 10%। तो एग्जाम्पल दिया गया, हम ये एग्जाम्पल के साथ ही डिस्कस करते हैं। तो से यहां पे दिया गया आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, और से नॉर्मल इनकम कितना था आपका 40 lakhs, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन विच 111A इज एप्लीकेबल 30 lakhs, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A 25 lakhs। तो आपका टोटल इनकम कितना हुआ, 95 lakhs। तो सबसे पहले तो आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। नाउ यू ऑलरेडी नो हाउ विल बी कैलकुलेटिंग टैक्स। नॉर्मल इनकम के ऊपर स्लैब रेट से कैलकुलेट करोगे, बराबर। हाउ विल बी कैलकुलेटिंग, 40 lakhs में से 10 लाख पहले तो आप रिड्यूस करोगे, राइट, एंड ऑन दैट 30% विल बी द टैक्स, राइट, प्लस 10 lakhs तक कितना टैक्स था आपका, 1,12,500। तो ये नॉर्मल इनकम, यहां पे अगर मैं दिखा दूं आपको, व्हेन यू विल बी कैलकुलेटिंग द टैक्स, नॉर्मल इनकम वाज 40 lakhs, देन 111A कितना था, 30 lakhs, एंड 112A 25 lakhs। सो माय ग्रॉस टोटल इनकम was 95 lakhs. Now when we are calculating the tax on above, first tax on normal income, you already know हम separately calculate करेंगे। इसके ऊपर स्पेशल रेट है and this will be the normal slab rate applicable, right। तो नॉर्मल इनकम के ऊपर 40 lakhs के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कैसे करोगे, 40 lakhs में से तो फर्स्ट 10 lakhs हम रिड्यूस करेंगे, 30 lakhs विल बी सब्जेक्ट टू 30%, बराबर। सो 30 lakhs इंटू 30% वो आएगा 9 lakhs, प्लस 10 lakhs तक आपका टैक्स आ रहा था 1,12,500। तो नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स आ रहा है 10,12,500, राइट। देन 111A के ऊपर जो 30 lakhs है उसके ऊपर 15% टैक्स रेट था, बराबर। तो 30 lakhs के ऊपर 15% कितना रहेगा, इट विल बी 4,50,000, राइट। एंड जो थर्ड 112A टोटल इनकम कितना है, 25 lakhs। नाउ यू ऑलरेडी नो 1 lakh का एग्जम्पशन था वहां पे, इनटू 10% वाज द टैक्स रेट, बराबर। सो 25 lakhs माइनस 1 lakh into 10%, तो दिस विल बी 2,40,000।
तो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सरचार्ज कितना हुआ? 10,12,500। मैं पर्पजली आपको टैक्स भी कैलकुलेट करवा के दे रहा हूं सो दैट जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सो दिस ऑल प्रोसीजर विल बी कंप्राइजिंग ऑन एन एवरेज वी कैन से 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। सो टैक्स आपका कितना आ रहा है टोटल? 17,02,500, राइट। नाउ यू हैव टू ऐड सरचार्ज। अब क्योंकि मेरा टोटल इनकम 95 लाख है तो यहां पे नॉर्मल इनकम के ऊपर को जो टैक्स आएगा उसके ऊपर भी सरचार्ज 10% एंड स्पेशल रेट से जो टैक्स आएगा उसके ऊपर भी 10%। तो मुझे डायरेक्टली इसके ऊपर 10% कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो दिस इंटू 10% इट विल बी 1,70,250। वो ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी ऑन दैट आई हैव टू ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। इजंट इट राइट? तो यहां पे जब आपका टोटल इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज विल बी 10% कंप्यूटेड ऑन टोटल 95 लाख। यहां पे आपको सेपरेट सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, जब आपका टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है बट नॉट मोर देन 2 करोड़. So here also the surcharge rate was 15%. So this will be applicable for short-term capital gains, long-term capital gains as well as normal income. तो basically 111 या 112A को सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी किससे निकाली गई है? एनहांस सरचार्ज से निकाली गई है, ठीक है, 25% एंड 37%. तो यहां पे भी एग्जाम्पल दिया गया है. हमारा 111A वाला जो इनकम है वो 60 लाख है, 112A वाला जो इनकम है वो 65 लाख है एंड अदर इनकम जो है वो है 50 लाख. सो टोटल कितना हो रहा है यहां पे? 125 प्लस 50 दैट इज 175 लाख. तो आप क्या करोगे? अदर इनकम के ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट करोगे, राइट. जैसे कि 50 लाख माइनस 10 लाख, 40 लाख के ऊपर 30% यानी कि 12 लाख आएगा एंड अप टू 10 लाख 1,12,500. तो यहां पे टोटल टैक्स आपकी होगी 13,12,500, राइट. 111A में टैक्स आ रहा था 15% से, सो 60 लाख इंटू 15% कितना आएगा? इट विल बी 9 लाख, राइट. एंड यहां पे 10% से टैक्स था बट देन सब्जेक्ट टू 1 लाख एग्जम्पशन. तो 65 लाख माइनस 1 लाख होगा, 64 लाख विल बी सब्जेक्ट टू 10%. तो ये टैक्स आएगा. सो यहां पे आप टोटल टैक्स कैलकुलेट करोगे, right, and on that total tax you'll be adding surcharge flat at the rate 15% on all tax which will be including this. यानी कि ये जो टैक्स है इसके ऊपर सरचार्ज कितना एप्लीकेबल होगा? 15%. ये जो 111A एंड 112A वाला जो टैक्स है इसके ऊपर भी 15% टैक्स लगेगा. तो ये फर्स्ट 2 एग्जांपल्स में कोई इशू नहीं है. सरचार्ज वुड बी लेविड एट 15% ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन टोटल इनकम of 1 crore 75 lakhs. तो यहां तक सिंपल था. Now third example, now from this it is very very important. तो ये जो third, fourth and fifth possibility है, this is the most important from your exam point of view. Okay, चलिए next scenario third, where the total income excluding income under section 111 and 112 exceeds 2 crore, ठीक है, but does not exceed 5 crore. The rate of surcharge on the income tax payable on the portion of income tax chargeable under the section 111A and 112A not exceeding 15%. यहां पे सिनारियो क्या है? आपका अदर इनकम जो है वो 2 करोड़ से ग्रेटर होना चाहिए एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 112A भी है, लेकिन टोटल इनकम आपका 5 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रहा. यहां पे एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है आपको? अदर इनकम 3 करोड़ से, ओके. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A कितना था? 54 लाख एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A ये मेरे ख्याल से 55 लाख था ना, राइट. तो यहां पे आपको सबसे पहले टोटल इनकम निकालना होगा, ओके. तो टोटल इनकम कितना यहां पे? 54 प्लस 55, सो दिस विल बी 4 करोड़ 9 लाख
बराबर 4 crore 9 lakhs. Now here what you have to see, जो अदर इनकम है दिस इज ग्रेटर देन 2 crore. अगर यहां पे अदर इनकम से 1.50 crore है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A से 50 लाख है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A 50 लाख है एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज एक्सीडिंग टू 2.5 crore यानी कि 2 crore के ऊपर जा रहा है. तो ये जो पॉसिबिलिटी है दिस वी हैव सीन इन एग्जांपल नंबर 5 जो आगे जाके देखेंगे. यहां पे क्या है, other income should be greater than 2 crores and because of this short term capital gains and long term capital gains under respective section 111A and 112A की वजह से आपका टोटल इनकम 5 crore के नीचे रह रहा है बट टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 2 crore. ओके, सो इन दिस केस हाउ विल बी द सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी. तो यहां पे आपको क्या करना होगा, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम. नॉर्मल इनकम कितना है 3 crore बराबर. तो 3 crore के ऊपर टैक्स कितना आएगा बच्चों, 3 crore के ऊपर टैक्स कितना आएगा, क्या आपका टैक्स आ रहा है 88 lakhs 12,500. कैसे कैलकुलेट करोगे, 3 crore माइनस 10 lakhs तो 2 crore 90 lakhs विल बी सब्जेक्ट टू 30% प्लस 10 lakhs के ऊपर टैक्स कितना आ रहा था 1,12,500. सो दिस विल बी 88 lakhs 12,500 बराबर. अब इस टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा दिस विल बी एट द रेट 25%. ओके, तो 88 lakhs 12,500 के ऊपर 25% से सरचार्ज एप्लीकेबल होगा. सो दिस विल बी 22 lakhs 3,125. ओके, एंड tax on short-term capital gains under section 111A. 111A में टैक्स कितना आएगा 54 lakhs. This will be directly subject to 15%. तो 54 lakhs into 15% कितना आएगा, sorry 54 lakhs into 15% this will be the tax amount ना बराबर. तो 8,10,000 टैक्स आ रहा है अंडर सेक्शन 111A. तो अब इस टैक्स के ऊपर सरचार्ज कितना एप्लीकेबल होगा, अब हियर सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल 15% ओनली, क्योंकि 111A एंड 112A के ऊपर एनहांस सरचार्ज 25% एप्लीकेबल नहीं है. सो इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग 15%. तो 8,10,000 इंटू 15% कितना आएगा 1,21,500. राइट, सो आफ्टर एडिंग दिस इट विल बी 9,31,000 या फिलहाल इतना ही रहने दो उसको. एंड देन थर्ड टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A. अब टोटल इनकम कितना था 55 lakhs. 55 lakhs में तो 1 लाख तो एग्जम्पशन जाएगा. सो 54 lakhs इसके ऊपर टैक्स कितना रहेगा 10%. सो दिस विल बी 5,40,000 बराबर. अब इसके ऊपर सरचार्ज कितना एप्लीकेबल होगा एट द रेट 15% ओनली अगेन. तो 5,40,000 इंटू 15% कितना आएगा 81,000. राइट, तो यहां पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी, यू हैव टू टेक इनटू समेशन 88,12,000, 8,10,000 एंड 5,40,000 बराबर. सो इट विल बी 88,12,500 प्लस 8,10,000 प्लस 5,40,000. So this is a basic tax liability, that is 1,01,62,500. On this we can add surcharge. So surcharge will be 22,03,125 plus 1,21,500 plus 81,000. So this will be 24,05,625. right? So then you will be getting tax along with surcharge. इसके ऊपर आपको क्या ऐड करना है, health and education cess at the rate 4%. Have you all understood? Now when you are presenting this you can show as a main answer and इसके लिए आप working note draw करोगे and in working note you will show separately first point tax on normal income, second point tax on short term capital gains and third point tax on
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। एंड सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी नॉर्मल इनकम के ऊपर एनहांस रहेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर 15% एंड 15% ऑन लॉन्ग टर्म, मतलब एनहांस यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। Isn't it right? Have you all understood? तो this was example number 3rd. Okay. अब example number 4th. टोटल इनकम आपका 5 करोड़ के ऊपर जा रहा है। ओके, सो वहां पे रेट कितना होगा आपका 37%, राइट। एंड यहां पे टोटल इनकम कौन सा, एक्सक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 111 एंड 112। इसका मतलब नॉर्मल इनकम कितना चाहिए आपका 6 करोड़, यानी कि 5 करोड़ के ऊपर। तो ऑन दैट द टैक्स सरचार्ज रेट विल बी 37%। एंड 111A एंड 112A के लिए सरचार्ज कितना रहेगा 15%, राइट। तो एग्जैक्टली सिमिलर कैलकुलेशन यहां पे आपको क्या दिया है 6 करोड़ 65 एंड 50। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया है, अगर मैं एग्जांपल चेंज करूं तो यहां पे 6 करोड़, यहां पे जो भी था 60 लाख एंड 65 लाख समथिंग। तो आपको क्या करना होगा, यहां पे नॉर्मल इनकम के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट करोगे, दिस वाज 6 करोड़, एज इट वाज एक्सीडिंग 5 करोड़, तो ये जो सरचार्ज होगा वो आपको 37% से कैलकुलेट करना होगा, राइट। एंड 111A एंड 112A के ऊपर 15% एज इट इज आप कैलकुलेट करोगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो दिस वाज 4th एग्जांपल। ओके, we will read this right hand side. Surcharge at the rate 15% would be levied on income tax on short term, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर जो टैक्स आएगा उसके ऊपर 111A के ऊपर 15% से लेवी करोगे। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 65 lakhs उसके ऊपर भी 15% से लेवी करोगे। ओके, एंड जो नॉर्मल इनकम है 6 करोड़ उसके ऊपर जो टैक्स आएगा on that will be charging 37% surcharge. Have you all understood? चलिए 5th example, this is again important. यहां पे क्या हो रहा है, आपका अदर इनकम जो है वो 2 करोड़ के नीचे, लेकिन 111A एंड 112A की वजह से वो 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है। यानी कि एग्जांपल यहां पे ही देखते हैं, अदर इनकम कितना है 1.10 करोड़, दिस इज लेस देन 2 करोड़, बराबर। एंड अदर इनकम 55 lakhs एंड 60 lakhs की वजह से आपका टोटल इनकम कितना जा रहा है, अभी कितना है 0.55, टोटल इनकम 2.25 करोड़ हो रहा है। सो हियर द सिनेरियो इज अदर इनकम इज लेस देन 2 करोड़, बट देन आफ्टर एडिंग 111A वाला इनकम एंड 112A वाला इनकम आपका टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 2 करोड़। तो यहां पे सारे इनकम के ऊपर आपको फ्लैट सरचार्ज एप्लीकेबल करना है, वो 15%। तो आप क्या करोगे, अदर इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल टैक्स सेक्शन 111A के ऊपर 15% से टैक्स कैलकुलेट करोगे, 112A के ऊपर 10% से टैक्स कैलकुलेट करोगे, एंड टोटल टैक्स के ऊपर आप सरचार्ज फ्लैट यहां पे 15% ही लोगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? So this is a difference between 3rd and 4th and this 5th example, right? तो यहाँ पे directly 15% on all income. तो here you can see surcharge would be levied at 15% on income tax computed on total income 2.25 crores. Have you all understood? So हमने ऑलरेडी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ इस प्रोविजन के ऊपर डिस्कस किया हुआ है। अगेन वी हैव जस्ट रिवाइज दोस प्रोविजन। रिमेंबर, सरचार्ज के ऊपर मुझे ऐसे लगता है कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा। ओके, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, टोटल इनकम में मोस्टली जब टैक्स कैलकुलेट करना होता है, सो देयर आई थिंक द टोटल इनकम विल बी एक्सीडिंग 2 करोड़ और 5 करोड़ के ऊपर, एंड दे विल बी इंक्लूडिंग 111A एज वेल एज 112A. तो रिमेंबर हाउ टू कैलकुलेट टैक्स properly, understand along with surcharge, right? So this amendment we have completed. इसमें अगर कोई दिक्कत हो, डोंट प्लीज हेजिटेट टू आस्क, डू आस्क. आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, आपके एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आने की. सो अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, डू गाइज प्लीज आस्क, आई विल डिस्कस अगेन दिस कंसेप्ट. ओके, सो रिमेंबर, ये एक प्रोविजन करने से मुझे ऐसे लगता है कि आपके एटलीस्ट 3-4 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे, राइट? सेकेंड अमेंडमेंट पीजीबीपी, मुझे लगता है इसके ऊपर भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की. आई कैन से सरचार्ज एंड ये जो मोटर व्हीकल है
I think both the provision will be asked in your exam, right? So if this is asked again, this will be asked for 4 to 6 marks, right? तो ये भी प्रोविजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ओके? नवंबर 2020 के केस में रेगुलर बैच में एंड मई 2020 के केस में इन अमेंडमेंट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस प्रोविजन. इस प्रोविजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है डेट्स, क्योंकि डेप्रीसिएशन का रेट चेंज किया गया है. मैंने आपको ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड बताया था, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो सेल्स था दैट वाज हेवीली फॉलन डाउन, राइट? रिसेशन का सबसे पहले इंपैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ था. लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज वर रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब, राइट? इसलिए टू प्रमोट दिस ऑटोमोबाइल सेक्टर गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दैट ऑर्डिनेंस दे हैव चेंज द डेप्रिसिएशन रेट. उनको ज्यादा डेप्रिसिएशन दिया सो दैट व्हेन द पीपल आर परचेसिंग मोटर कार्स दे विल बी एबल टू टेक हायर बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट? तो हियर विल सी व्हाट इज द प्रोविजन. मोटर कार के केस में फर्स्ट सेकेंड आई एम रीडिंग, मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब ओला, उबर एक्सेट्रा, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दैट, राइट? तो नॉर्मल बिजनेस के लिए अगर मैं कार परचेस करूं, अक्वायर्ड ड्यूरिंग पीरियड फ्रॉम 23rd August 2019 till 31st March 2020 एंड पुट टू यूज बिफोर 31st March 2020. यानी कि आपको परचेस भी करनी है एंड पुट टू यूज भी करना है. यहां पे अगर आप रीड करते हो स्टार्टिंग, increase rate of depreciation, I am reading this part, increase rate of depreciation in respect of motor vehicle acquired and put to use, right, from the period between so and so 23rd August 2019 से लेके 31st March 2020 में अगर आप परचेस भी करते हो और उसी पीरियड में यूज भी करते हो तो आपको ये एनहांस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, राइट? अगर आपने पुट टू यूज नहीं किया, परचेस किया, तो क्या होगा, क्या और से मैंने 23rd August 19 से लेके 31st March 20 के अंदर कार परचेस किया है, ओके, बट नॉट यूज्ड, राइट? तो क्या मुझे 30% से डेप्रिसिएशन मिलेगा या प्रीवियस डेप्रिसिएशन रेट विच वाज 15% मिलेगा? द आंसर इज ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था सेक्शन 32 के अंदर द इंपॉर्टेंट कंडीशन वाज इट शुड बी पुट टू यूज. सिर्फ परचेस करने से नहीं होगा, इट शुड बी ऑल्सो यूज्ड, राइट? तो एक बार रीड कर लेते हैं, देन वी विल समराइज. तो कार परचेस होनी चाहिए 23rd अगस्त से लेके 31st मार्च तक. तो जो अर्लियर आपका डेप्रिसिएशन था 15%, उसको बढ़ा के 30% कर दिया है, ओके? एंड नोट, फॉर मोटर कार्स other than those used in a business of running them on hire, acquired and put to use after 1st April 1990, except those covered in 2 above, the rate of depreciation would be 15%, right? We will summarize this point. एक बार रीडिंग कर लेते हैं. Second point, motor buses, motor lorries, motor taxis used for running them on hire, मतलब ओला, उबर जैसे जो टैक्सी रिलेटेड बिजनेस कर रहे और जो बस परचेस कर रहे हैं जहां पे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स कर रहे हैं, उनको डेप्रिसिएशन रेट जो अर्लियर 30% था, नाउ दैट हैज चेंज टू 45%, which is acquired from said date and put to use before so and so date would be 45% and earlier 30%. अब इसका क्या मतलब है? आपका जो फाइनेंस एक्ट 1920 AY 2021, राइट? तो यहां पे 23rd अगस्त 2019 से लेके 31st मार्च 20, ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर मैंने मोटर कार परचेस किया हुआ है तो डेप्रिसिएशन रेट क्या रहेगा? 30%, राइट? एंड सपोज मैंने मोटर कार उससे पहले परचेस की थी, मोटर कार उससे पहले अगर परचेस की थी तो डेप्रिसिएशन रेट होगा यहां पे 15%, राइट? तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज मोटर कार इज परचेस्ड इन दिस डेट्स और अर्लियर पीरियड, तो आप डेप्रिसिएशन क्या रेट से क्लेम करोगे? 15%. लेकिन अगर मोटर कार इस डेट में परचेस की गई है तो यहां पे डेप्रिसिएशन रेट होगा 30%, ओके? सिमिलरली सेकेंड पॉइंट,
मोटर बस, वॉट एवर इट इज, लॉरी और टैक्सी, यहां पे अर्लियर अगर आपने परचेज किया तो डेप्रिसिएशन रेट क्या था, 30%। नाउ सेम मोटर बस, लॉरी और टैक्सी अगर आप परचेस कर रहे हो इन डेट में फ्रॉम 23 अगस्त से लेके 31 मार्च 2020, तो यहां पे डेप्रिसिएशन रेट रहेगा 45%। ओके, तो दोनों केस में 15% से डेप्रिसिएशन रेट बढ़ा दिया गया। देन प्रोविजन रिलेटिंग टू दैट 180 डेज, इफ मोर देन 180 डेज तो हाफ, लेस देन 180 डेज देन फुल, सॉरी मोर देन 180 डेज यूज किया तो फुल एंड लेस देन 180 डेज अगर यूज किया तो हाफ, दैट विल बी एप्लीकेबल एज इट इज। यानी कि अगर ये मोटर कार आपने, हमने डेट भी कैलकुलेट किया था 5 अक्टूबर समथिंग, उससे आगे आप परचेस कर रहे हो तो 30% हाफ यानी कि 15% मिलेगा आपको, बराबर। एंड देन एडिशनल डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जैसे था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी इंक्रीज या चेंज किया गया नहीं है। सो अर्लियर दिस प्रोविजन रिलेटिंग टू 180 डेज क्राइटेरिया एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसमें कोई चेंज नहीं है। हालांकि मोटर कार के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा ही नहीं, राइट, बराबर है। तो हियर देयर इज नो चेंज इन एडिशनल डेप्रिसिएशन, और दिस वाज गिवन अंडर सेक्शन 32, व्हाट वाज इट, 2A ना, 32(1) 2A, एंड दिस वाज प्रोविजो टू 32(1) समथिंग, राइट। तो सबसेक्शन याद ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिमेंबर दिस आर एप्लीकेबल फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ओके, तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे ऐसे लगता है कि जो भी आपका पीजीबीपी प्रॉब्लम रहेगा उसमें डेफिनेटली मोटर कार रिलेटेड एडजस्टमेंट रहेगी, एंड मुझे ऐसे लगता है कि इट विल बी गिवन टू इंफॉर्मेशन, देयर विल बी वन मोटर कार वन परचेस एंड मोटर कार सेकेंड परचेस, एंड जो फर्स्ट परचेस की रहेगी दैट विल बी बिफोर 23 अगस्त, ओके, एंड जो सेकेंड परचेस की रहेगी वो दैट विल बी आफ्टर 23 अगस्त। तो रिमेंबर यहां पे डिप्रिसिएशन रेट क्या थे, नॉर्मल मोटर कार हो तो 15%, एंड इफ इट इज यूज्ड फॉर दैट टैक्सी बिजनेस, ओला एक्सेट्रा, तो रेट वाज 30%, राइट। एंड आफ्टर के केस में यानी कि 23 अगस्त के बाद अगर आप मोटर कार परचेस कर रहे हो तो नॉर्मल 30% एंड फॉर द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर 45%। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड यू हैव टू रिमेंबर द डेट 23 अगस्त 19 से लेके 31 मार्च 20। रिमेंबर दिस डेट, हाईलाइट करके रखो उसको, ओके। सो दिस अमेंडमेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल while we have discussed earlier provision, right। कैपिटल गेन्स में कोई ज्यादा अमेंडमेंट है नहीं, जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन से जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो नोटिफाई किया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी कंसिडर किया था फॉर द फाइनेंस एक्ट 1920। द इंडेक्स विच विल बी एप्लीकेबल विल बी 289। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब आप कैलकुलेट करोगे, हाउ यू आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स of year of transfer divided by cost inflation index of year of acquisition। तो acquisition का तो आपको दिया रहेगा, ट्रांसफर विल बी मोस्टली इन द ईयर 1920, तभी जाके टैक्स आएगा 1920 में, तो इसका इंडेक्सेशन विल बी 289, ओके। देन चैप्टर 4 यूनिट 5 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब इसमें जो अमेंडमेंट हो चुकी है दैट वी आर नॉट डिस्कस बिकॉज इट वाज बीन गिवन इन नवंबर 2019। सो इन प्रीवियस अमेंडमेंट एज वेल एज रेगुलर बैच में हमने इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया था। अब इस प्रोविजन की थोड़ी बैकग्राउंड बताता हूं मैं पहले आपको। बेसिकली दिस प्रोविजन इज रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेक्शन 56(2)(x। इसमें जो एक्सेप्शन वाला जो क्लॉज था, इफ यू रिमेंबर what was the provision of section 56(2)(x? Basically here we are taxing the gift kind of transactions, right? sum of money या कोई प्रॉपर्टी जब 50,000 से ऊपर जिसकी वैल्यू हो, वो अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे मिल रही है, देन अंडर सेक्शन 56(2)(10 इट विल बी टैक्सेबल, राइट। एंड इसको एक्सेप्शन थे कि अगर आपको गिफ्ट रिलेटिव से मिल रहा है या अंडर अ विल और इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिल रहा है, तो दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 56(2)(10। there the gift taxation treatment will not be applicable। तो इसमें एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया था,
ठीक है। तो व्हाट वाज दैट क्लॉज, व्हाट वाज दैट प्रोविजन और अमेंडमेंट? बिफोर डिस्कसिंग एक बैकग्राउंड पहले समझते हैं। बेसिकली दिस प्रोविजन इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू अवर कैपिटल, नेशनल कैपिटल, दैट इज दिल्ली, राइट। तो से ये दिल्ली है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, from many years lots of people are migrating from other region to Delhi, right? And in Delhi there are many unauthorized colony in the sense गवर्नमेंट की जगह इलीगली वहां पे लोग ऑलरेडी कॉलोनी बना के रह रहे, ठीक है। एंड जब भी कोई नया माइग्रेंट वहां पे जाएगा, सो देयर मोस्टली सेल डीड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट वाज अनऑथराइज्ड। तो हियर आइदर बाय गिफ्ट डीड या किसी भी स्टैंप पेपर से मियरली एक एग्रीमेंट करके एक नॉमिनल वैल्यू पे जगह वो ट्रांसफर की जा रही थी फॉर न्यू माइग्रेंट पीपल, ओके। सो व्हाट हैपेंड, जब 2019 में इलेक्शन था, गवर्नमेंट प्रॉमिस, जो भी दोनों गवर्नमेंट थी, आप एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, दे प्रॉमिस कि जो सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनको हम ऑथराइजेशन देंगे। ऑब्वियसली पर्पस यही था कि एक बार उनको ऑथराइजेशन मिल गया, देन दे विल बी द वोट बैंकर्स फॉर दैट व्हाटएवर द पार्टी, राइट। तो इट वाज प्रॉमिस दैट हम उसको ऑथराइजेशन देंगे, राइट। एंड एज पर प्रॉमिस अनऑथराइज्ड कॉलोनी को ऑथराइजेशन भी दिया गया, राइट। सो अर्लियर इट वाज इलीगल, नाउ दोस कॉलोनी हैज बिकम लीगल, राइट। बट इससे इनकम टैक्स में क्या इंपैक्ट हुआ? नाउ से फॉर एग्जांपल दिस पर्सन वाज ऑलरेडी माइग्रेटेड, उसने गिफ्ट डीड से या किसी भी ऑन पेपर राइटिंग से विदाउट सेल डीड एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, आइदर विदाउट कंसिडरेशन और से इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मेनी टाइम्स पीपल जस्ट कम एंड दे स्टार्ट लिविंग, वो जो स्लम बना के या टेम्पररी स्ट्रक्चर बना के वो रहने लगते हैं, राइट। तो इट विल बी विदाउट कंसिडरेशन, और बहुत बार क्या होता है उसकी मार्केट वैल्यू भले ही ज्यादा हो, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे वो स्लम बना के वहां पे रहना स्टार्ट करते हैं, ओके। So it will be without consideration or inadequate consideration. Now we have already studied under section 56 to 10. जब भी आप प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी देखा था। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे हो या विदाउट कंसिडरेशन हो, एंड व्हेन द टोटल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 50,000, तो दिस विल बी ब्रॉट टू टैक्स अंडर सेक्शन 56 to 10. Are you getting? I'm repeating again. What is the provision? Whenever people are migrating from other area to Delhi, so obviously वहां पे unauthorized area में जो रहने स्टार्ट किया उन्होंने, so once that election was been done, that unauthorized colony को authorization दिया गया, right? तो जब authorization दिया गया, so the people has got the property legally either without consideration or inadequate consideration, एक nominal consideration पे उनको वो property मिल चुकी थी, right, जिसकी stamp duty value higher रहेगी, but then they have got at very nominal prices, right. So when the stamp duty value exceeds 50,000, already we have seen कि 56 to 10 के तहत उसको हम गिफ्ट मान के this was brought to tax under income from other source, बराबर। नाउ गवर्नमेंट ने उनको प्रॉमिस किया था कि हम उनको ऑथराइजेशन देंगे, द पर्पस वाज ओनली टू सिक्योर द वोट बैंक, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको ये गिफ्ट टैक्सेशन ट्रीटमेंट से भी एग्जम्पशन दे दिया, क्योंकि ऑलरेडी वो स्लम एरिया में रह रहे, तो उनको ऑलरेडी जो अनऑथराइज्ड तरीके से रह रहे वो कहां से टैक्स देंगे, राइट। सो फॉर देम एग्जम्पशन वाज बीन ग्रांटेड, एंड एग्जम्पशन किसमें ग्रांट किया गया था? अंडर दैट सेक्शन 56 to 10, उसमें जो प्रोविजन थी जिसमें हमने एक्सेप्शन स्टडी किया था, बराबर। एक्सेप्शन मींस इन दिस एक्सेप्शनल केसेस इवन द प्रोविजन सेक्शन 56 to 10 के कंडीशन अगर सेटिस्फाई भी हो रहे, यानी कि कंसिडरेशन वैल्यू और अमाउंट 50,000 से एक्सीड भी कर रहे, स्टिल ये प्रोविजन की टैक्सेशन जो ट्रीटमेंट थी इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। इसमें हमने देखा था गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव या गिफ्ट इन ओकेजन ऑफ मैरिज या अंडर अ विल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें लास्ट पॉइंट था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू नोटिफाई एनी क्लास ऑफ पीपल टू हुम सच एग्जम्पशन कैन बी ग्रांटेड, एंड बाय यूजिंग दिस अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लास ऑफ पीपल विच आर बिलोंगिंग टू से अनऑथराइज्ड कॉलोनी ऑफ द कैपिटल दिल्ली, उनको ऑथराइजेशन के बाद फॉर दिस क्लास ऑफ पीपल उनको एग्जम्पशन ग्रांट किया गया।
इसका मतलब प्रोविजन क्या है? इफ पीपल फ्रॉम दिल्ली which was living in unauthorized colony now that has been authorized, provisions of section 56 to 10 will not be applicable. इतना ही है, ठीक है. आई रिपीट, दिल्ली में जो माइग्रेट होके अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रह रहे थे, अब उनको ऑथराइजेशन जब मिल रहा है तो उनको 56 टू 10 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, राइट. सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, राइट. सो दिस इज द समरी. एक बार रीड कर लेते हैं एंड देन अगेन विल समराइज. कहां गया? So notification of class of persons receipt of immovable property from whom would not attract the provision of section 56 to X, right? So notification number 96 2019 which is applicable from November 11th November 2019. चलिए एक बार रीड कर लेते हैं. Section 56 to 10 brings to tax under the head income from other source any sum of money received without consideration if aggregate value exceeds 50,000 or value of immovable property being a land, building or both received without consideration if stamp duty value exceeds 50,000. Further, it also brings to tax in case of immovable property which is received for inadequate consideration if the difference between stamp duty value and actual sale consideration, if the stamp duty value exceeds such consideration and the excess amount is more than 50,000 or 5% of sale consideration. ये प्रोविजन हमने ऑलरेडी देखा था. The proviso to section 56 to X or 10 however list out circumstances under which sum of money or value of property would not be chargeable to tax under the head income from other source. Finance Act number 2 Act 2019 has inserted clause 11 to proviso to provide that any sum of money or value of property would not be chargeable to tax in hands of recipient if it is received by such class of person and subject to such condition as may be prescribed. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि दिस सेक्शन से वो किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को एग्जम्पशन दिलवा सकते हैं. एंड बाय यूजिंग दिस पावर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड अ नोटिफिकेशन इंसर्टेड रूल 11 UAC to provide the provision of section 56 to X shall not be applicable or shall not apply to any immovable property being land, building or both received by resident. So this provision is applicable only for resident of unauthorized colony in the National Capital Territory Delhi, right? Where central government by notification in the official gazette regularize the transaction of such immovable property based on latest power of attorney, agreement to sell, will, possession letter or other documents including the documents evidencing payment. यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिससे ये प्रूव हो रहा है कि उसने पेमेंट किया था फॉर दैट पर्टिकुलर लैंड ऑफ कंसिडरेशन फॉर conferring or recognizing the right of ownership or transfer or mortgage in regard to such immovable property in favor of such resident. इसका मतलब अगर हम इसको समराइज करें, if in Delhi any person is living in unauthorized colony which has been authorized by government by any power of attorney or say sale deed, will यानी कि पहले वो माइग्रेट होकर रह रहा था वहां, अब वो प्रॉपर्टी विल के तहत उसके फैमिली मेंबर्स को दी गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग. सो हियर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 to X विल नॉट बी एप्लीकेबल, यानी कि उस पर्सन के हैंड में वो टैक्सेबल नहीं होगा. तो एग्जाम में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है? इट विल बी गिवन our assessee is Mr. A. He has got one property in Delhi which was unauthorized and in the Finance Act 1920 it was authorized by the government जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए. ओके,
तो आइडली वी विल बी टेकिंग 56(2)(x) के तहत 10 लाख रुपए हम एज अ इनकम कंसिडर करते अगर ये प्रोविजन ना होती. सो नाउ इफ इट इज लोकेटेड इन दिल्ली, अनऑथराइज्ड ऑथराइज किया गया, एंड फॉर दैट he has got the benefit of rupees 10 lakhs in value, then this provision will not be applicable. इसका मतलब there will be no income under section 56 to 10. Have you understood this provision? तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए. ओके चलिए नेक्स्ट. हाँ ये पहले रीड करते हैं. रेसिडेंट मतलब कौन है, अनऑथराइज कॉलोनी मतलब क्या. रेसिडेंट मीन्स a person having physical possession of property on the basis of registered sale deed, latest set of power of attorney या agreement to sell. Sell deed normally legally सेल के केस में होती है, लेकिन अनऑथराइज्ड अगर हो तो पावर ऑफ अटर्नी से उस पर्सन को रहने के लिए दिया जा सकता है. एग्रीमेंट टू सेल या विल, पोजेशन लेटर और कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूव हो कि वो वहां पे रेसिडेंट था, वो अनऑथराइज्ड एरिया में वो रह रहा था. राइट. सो एनी डॉक्यूमेंट including document evidencing the payment of consideration in respect of property in unauthorized colonies and includes their legal heirs but does not include, अगर उस unauthorized colony में tenant या licensee और permissive user मतलब temporary कोई रह रहा हो तो उनके लिए ये provision applicable नहीं है. right. and unauthorized colony मतलब a colony or a development comprising of contiguous area मतलब छोटी area where नो परमिशन हैज बीन ऑब्टेन फॉर द अप्रूवल ऑफ लेआउट प्लान, यानी कि गवर्नमेंट की कोई एरिया जहां पे आपको लेआउट या कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल नहीं दिया गया, या हो सकता है आपकी खुद की एरिया हो लेकिन वहां पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पर्टिकुलर एरिया के आसपास जेल हो, राइट, तो वहां पे एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, बट स्टिल अनऑफिशियली अनऑथराइज तरीके से आपने अगर कंस्ट्रक्शन किया हो या पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की परमिशन हो लेकिन आपने उसके ऊपर 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई हो तो ऊपर के जो 4 फ्लोर्स है वो अनऑथराइज्ड है. राइट. सो अगर कोई उस जैसे अनऑथराइज्ड हो तो उनको ऑथराइजेशन दिया जा रहा है. राइट. सो अनऑथराइज्ड कॉलोनी मतलब वेयर नो परमिशन हैज बीन ऑब्टेन फॉर लेआउट प्लान और बिल्डिंग प्लान्स एंड हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर रेगुलराइजेशन, मतलब गवर्नमेंट ने उनको रेगुलराइजेशन दिया गया है for such colony in pursuance to notification number so and so of Delhi Development Authority. So basically this provision was applicable only for Delhi, right? Government do have the authority to give such exemption. Now next clause, permissible other electronic mode prescribed for the purpose of certain sections. तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था सेक्शन 43(1) या सेक्शन 40(a)(3). Here we have seen whenever we are doing payment, 43(1) में हमने देखा था एक्चुअल कॉस्ट, राइट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट के लिए जब आप पेमेंट कर रहे हो, या 40(a)(3) was relating to any expenditure for which you are making payment which is exceeding 10,000. तो आपको किस मोड से पेमेंट करना था? इट शुड बी कंपल्सरी बाय अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई ड्राफ्ट और ईसीएस. इतने ही क्लॉजेस थे. फाइनेंस एक्ट 2019 में यहां पे एक और वर्ड ऐड किया गया, अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड. अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड ये वर्ड ऐड किया गया था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. राइट. सो एज ऑफ नाउ देयर आर मेनी सेक्शन जैसे 40(a)(3), 43(1), सेक्शन 35(a)(d), सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च वाला, right, then 43(c)(a). in multiple provisions we have seen कि जब भी आप 10,000 के ऊपर पेमेंट करते हो और इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर 35,000 के ऊपर पेमेंट करते हो तो आपको कंपलसरी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस से पेमेंट करना था. फाइनेंस एक्ट 2019 में एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया, अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड. नाउ बाय दिस क्लैरिफिकेशन ये कौन से प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड अलाउड है दैट इज बीन गिवन. इसका मतलब ये क्लैरिफिकेशन में जो जो मोड दिए गए अगर उससे आप पेमेंट करते हो तो डिसअलाउंस नहीं करना आपको. इट विल बी अलाउड अंडर रिस्पेक्टिव सेक्शन. राइट. हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलिए, परमिसिबल अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर द पर्पज ऑफ सर्टन सेक्शंस. तो कौन से सेक्शन थे ये दिए गए? सेक्शन 35(a)(d). 35(a)(d) was relating to specified
एक्सपेंडिचर, सॉरी स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस में जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो आपको 100% रिडक्शन मिल रहा था, राइट, बट दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी बाय ओनली दोज मोड ऑफ पेमेंट, राइट। तो वहां पे हमने देखा था 40A3, 40A3A, देन 43(1) में हमने देखा था, राइट, 43(1) वाज रिलेटिंग टू एक्चुअल कॉस्ट। 44AD में हमने क्या देखा था, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला क्लॉज, वेयर द रेट ऑफ नेट प्रॉफिट वाज 8%। हावेवर अगर आपको इनकम अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी, ईसीएस से हुआ हो तो नेट प्रॉफिट का क्लॉज हम 6% लेंगे। यहां पे भी अदर प्रिस्क्राइब मोड ऐड किया गया था वर्ड, राइट। तो 43CA विच वाज रिलेटिंग टू एनी लैंड और बिल्डिंग विच वाज ट्रीटेड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो उसको आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करोगे, राइट। 50C व्हेनेवर अ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आल्सो विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 56(2)(x) गिफ्ट टैक्सेशन, 80JJAA, राइट, रिसेंटली हमने डिस्कस किया था डिडक्शन में, जब आप एम्प्लॉय का एडिशनल सैलरी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, दैट टाइम अगर वो सैलरी कॉस्ट कैश से कंसिडर किया गया तो इट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। So in all this word other prescribed mode was been entered. So what are those prescribed mode? ये दिया गया by this clarification. Okay. So accordingly, CBDT, why this notification inserted rule 6A(BBA) to prescribe the following electronic mode. To prescribe following electronic modes through which payment can be made or money can be received for the purpose of above section cited above in the table. तो कौन से मोड है? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, IMPS दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यूपीआई जैसे गूगल पे और वट एवर इट इज, फोन पे ऐप से कर सकते हो आप, आरटीजीएस कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, भीम ऐप से भी आप पेमेंट कर सकते हो। दीज आर अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड विच आर अलाउड। ओके, एक नोट दी गई है, कंसिक्वेंट टू इंसर्शन ऑफ रूल 6A(BBA), रूल 6DD। अब ये रूल 6DD क्या था? एक्सेप्शन टू सेक्शन 40A3। क्या आपको याद है? सेक्शन 40A3 में हमने देखा था व्हेनेवर पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 और 35,000 एज द केस में बी इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर, जब आप पेमेंट करते हो एक्सीडिंग 10,000 कंपल्सरी इट शुड बी बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी और ईसीएस और अदर प्रिस्क्राइब मोड, राइट। तो फॉर दोज केसेस देयर वाज सम एक्सेप्शन, राइट। तो एक्सेप्शन वाज बीन गिवन इन रूल 6DD, यानी कि द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर बीन गिवन इन रूल 6DD, उसको आप अगर 10,000 के ऊपर पेमेंट करते हो या 35,000 के ऊपर पेमेंट करते हो, स्टिल देयर विल बी नो डिसअलाउंस। बराबर? क्या आपको याद है? मैंने आपको कहा था ये रूल 6DD आपको रीड करना है, राइट। सो अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। नोट, consequent to insertion of rule 6A(BBA), rule 6DD, which specifies the cases and circumstances where disallowance under section 40A3 would not be attracted, has been amended। तो ये rule 6DD में भी amendment हुआ है, ये भी important है, एग्जाम में आ सकता है आपको। What is that amendment? That amendment is from 29th Jan 2020। ये भी आपको याद रखना है। To omit clause J thereof providing for exclusion of payment required to be made on a day which banks were closed either on account of holiday or strike from the purview of section 48(3), right। इसका क्या मतलब है? हमने सेक्शन 48(3) देखा था। व्हाट इट सेज, जब भी पेमेंट 10,000 के ऊपर हो ऑन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, it should be made by account pay check, account pay draft, ECS या अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड, राइट। अगर ये पेमेंट इन मोड से नहीं हो, दैट इज अदरवाइज, देन अंडर सेक्शन 40A3 इट विल बी डिसअलाउड। बराबर? एंड हमने रूल 6DD देखा था, इन विच J क्लॉज सेज कि अगर पेमेंट हॉलिडे के दिन हुआ हो या उस दिन किया गया जिस दिन स्ट्राइक था, तो अगर पेमेंट आपने इन एनी मोड अदरवाइज देन दिस किया हो, यानी कि कैश से भी किया हो, तो आपको 40A3 का डिसअलाउंस एप्लीकेबल नहीं होगा।
राइट। मतलब अगर ये जो अमेंडमेंट हुआ है वो नहीं होता तो प्रोविजन क्या थी, आपके एग्जाम में अगर पूछा गया हो दैट वी हैव मेड पेमेंट टू मिस्टर बी ₹50,000, ठीक है, ऑन से फॉर एग्जाम्पल 20th Feb 20 बाय कैश, ओके, एंड नीचे दिया गया था ऑन दिस डे देयर वाज हॉलीडे फॉर बैंक या ऑन दैट डे देयर वाज अ स्ट्राइक, राइट। तो आप क्या करते, यहां पे इवन दो 50,000 पेमेंट इज मेड बाय कैश ऑन ऑन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, तो यहाँ पे 48(3) वैसे तो एप्लीकेबल होने वाला था, लेकिन रूल 6DD के वजह से आप यहाँ पे डिसअलाउ नहीं करोगे, यानी कि ये 50,000 अलाउ करोगे। व्हाई? बिकॉज इन रूल 6DD ये प्रोविजन थी कि हॉलीडे या स्ट्राइक हो उस दिन अगर आप पेमेंट कर रहे हो more than 10,000 by any mode other than this, it was allowed, it was not disallowed. Now this clause has been removed, right? तो अब इससे क्या होगा, अगर आप 20th Feb 20 को, ये एग्जांपल पे तौर पे लिया है, जब पेमेंट कर रहे हो 50,000 एंड ऑन दैट डे इवन इफ इट इज बीन गिवन हॉलीडे और स्ट्राइक हो, तब ये रूल 6DD से क्लॉज निकाला गया है। इसका मतलब 48(3) में वो डिसअलाउ होगा। प्रैक्टिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, when we are making payment on a single day, ऑब्जेक्टिव क्या था गवर्नमेंट का कि आप कैश से पेमेंट ना करो, राइट। नाउ सपोज मैंने पेमेंट किया ऑन दिस डे एंड उस दिन बैंक की हॉलीडे थी, इवन इफ देयर वाज अ हॉलीडे फॉर बैंक, नाउअडेज मोस्टली वी आर डूइंग द पेमेंट बाय वे ऑफ नेट बैंकिंग। आपके आज के डेट में मोबाइल में बैंक्स के ऐप है, या यूपीआई से, गूगल पे, फोन पे से आप पेमेंट कर सकते हो, और जस्ट डेबिट कार्ड स्वाइप करके आप भी पेमेंट कर सकते हो। सो आज के डेट में ये क्लॉज वैसे तो रिलेवेंट नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये 6DD का सॉरी क्लॉज में से, सर रूल 6DD में से ये क्लॉज निकाला गया है। सो इससे इफेक्ट क्या होगा, एज ऑफ नाउ आफ्टर 21st Jan 20 जब आप पेमेंट कर रहे हो मोर देन 10,000 अदरवाइज देन अ प्रिस्क्राइब्ड मोड, राइट, and on that day even if there was a bank holiday or strike, still it will be disallowed. Have you understood? Again summary in simple words, जब आप पेमेंट कर रहे हो मोर देन 10,000 ऑन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन बाय एनी मोड अदरवाइज देन द प्रिस्क्राइब मोड, and on that day there was a holiday for bank or there was a strike, still it will be disallowed. यहाँ पे हॉलीडे के लिए रूल 6DD अभी अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा अमेंडमेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसके ऊपर आपको एग्जाम में एडजस्टमेंट कोई पूछी जाए। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस प्रोविजन? सो अकॉर्डिंगली विथ इफेक्ट फ्रॉम 29th Jan, मैंने 21st Jan लिखा था बट इट इज 29th Jan, payment in excess of prescribed limit made otherwise than prescribed mode on a day on which banks were closed on account of holiday or strike would still attract the disallowance under section 48(3). तो आपको ये याद रखना है बस, ठीक है, ये जो विथ इफेक्ट फ्रॉम है वो आपको याद रखना है। Have you all understood? चलिए, next amendment is relating to advance tax or TDS. Basically it is relating to TDS, right? तो 194N में क्लैरिफिकेशन आया, तो पहले हम 194N क्या है वो देखते हैं, ठीक है। सो 194N was also introduced in the Finance Act 2019, so this was also newly introduced section जो अप्लाई किया गया था फ्रॉम द 1st September 2019। पहले तो मैं बैकग्राउंड बताऊं। Basically what happens, this government is promoting cashless economy, right? तो जब भी आप बैंक या पोस्ट ऑफिस और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैश विड्रॉ करते हो, so it is expected that the cash withdrawal will be for doing some expenditure, right? But government wants that expenditure should be done from the banks. इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जब भी आप कैश विड्रॉल करते हो द अमाउंट एक्सीडिंग 1 crore rupees, तो whatever amount over and above 1 crore on that TDS has to be done at the rate 2% by these institutions, right? So this was been given in section 194N. तो इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है। तो फर्स्ट बिफोर डिस्कसिंग दैट क्लैरिफिकेशन पहले देखते हैं 194N क्या है, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं।
टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल, कहां गया, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल, section 194N. So applicability and rate of TDS. First of all, this section has been inserted from the 1st of September 2019. इसका मतलब the effective date उसकी 1st September 2019 के बाद की है, right? So section 194N inserted with effect from 1st September 2019 provides that every person being कौन कौन, banking company, second cooperative society or any financial post office who is responsible for paying cash any sum or aggregate of sum exceeding 1 crore during the previous year to any person from one or more accounts maintained by such recipient, it shall deduct at source 2% of sum exceeding 1 crore, यानी कि 1 crore के ऊपर की जो अमाउंट रहेगी उसके ऊपर 2% TDS करना था. Time of TDS, it will be this deduction is to be made at a time of payment of such sum. And non applicability of TDS under section 194N, यानी कि जब आप कैश विड्रॉल कर रहे हो तो उसके ऊपर TDS प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी. सो इन व्हाट सिनेरियो the liability to deduct the tax at source under section 194 shall not applicable to any payment made to government या banking company, cooperative society engaged in carrying on a business of banking company or post office, or any business correspondent of banking company or cooperative society engaged in carrying business of banking in accordance with the RBI guidelines, any white label ATM operator of banking company, cooperative society and so on, or such other class of person. यानी कि from this bank अगर कैश विड्रॉवल किया जा रहा है by whom, by a government और अनदर बैंक, बहुत बार होता है कि से फॉर एग्जांपल यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहां पे अकाउंट एचडीएफसी बैंक ने मेंटेन किया है एंड एचडीएफसी बैंक इज डूइंग विड्रॉल, सो बैंक इज डूइंग विड्रॉल फ्रॉम देयर अदर बैंक अकाउंट्स, राइट? और से एटीएम ऑपरेटर, यू माइट बी नोइंग एटीएम रिलेटेड जो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस का जो सर्विस होता है दैट इज बीन इंटरेस्टेड विद अ सेपरेट कंपनीज, राइट? तो इनका काम क्या होता है, एक सेपरेट बैंक में अकाउंट ओपन किया जाता है, फ्रॉम दैट दे विल बी विड्रॉइंग द कैश एंड दे विल बी रिप्लेनिशिंग, यानी कि अकाउंट में वो डिपॉजिट करते, सॉरी एटीएम मशीन में वो डिपॉजिट करते, राइट? रिफिल करते हैं सिंपल वर्ड्स में. तो एटीएम मशीन में जो कैश डिपॉजिट करने का काम जो होता है, रिफिल करने का काम होता है, ये एटीएम ऑपरेटर का होता है. तब एटीएम ऑपरेटर जब कैश विड्रॉल करेगा तो उसके ऊपर ये टीडीएस के प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होने चाहिए. सो दीज आर सच क्लास ऑफ द पर्सन जिनको फिलहाल 194N यानी कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल से एग्जम्पशन दिया हुआ है, राइट? तो ये था प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194N. ओके, अब देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या है, राइट? तो सिंपल वर्ड्स में 194N ने क्या स्पेसिफाई किया हुआ है, whenever you are doing cash withdrawal from the bank, cooperative society और पोस्ट ऑफिस, तो उस कैश विड्रॉल के ऊपर टीडीएस लगेगा. कब लगेगा? अगर विड्रॉल 1 करोड़ के ऊपर हो तो. कितने रेट से लगेगा टीडीएस? 2%. एंड 2% ऑन व्हाट सम? व्हाटएवर इज एक्सीडिंग 1 करोड़, राइट? तो चलिए एक बार वापस से सेक्शन भी दिया है यहाँ पे. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन कैश विड्रॉल, दिस इज न्यूली इंट्रोड्यूस section under Finance Act 2019, right? So with effective from 1st September 19. Okay, चलिए रीड करते हैं. Finance Act number 2 Act 2019 has inserted section 194N with effect from 1st September 2019 to require every person. अब कौन कौन टीडीएस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि पेयर या डिडक्टर कौन हो सकता है? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ बैंकिंग, or post office who is responsible for paying in cash any sum or aggregate of sums exceeding 1 crore during the previous year to any person from one or more accounts maintained by such recipient person with it, to deduct tax at the rate 2% on a sum exceeding 1 crore. ठीक है? So deduction is to be made at the time of payment of such sum. तो ये था प्रोविजन. अब क्लैरिफिकेशन क्या था? क्लैरिफिकेशन वॉज रिलेटिंग टू दिस लिमिट ऑफ 1 करोड़, यानी कि बेसिकली ये जो सेक्शन 194N है, दिस वॉज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st September 2019 एंड द प्रोविजन वॉज कैश विड्रॉवल
एक्सीडिंग 1 करोड़, राइट। तो क्लैरिफिकेशन में ये दिया गया कि 1 करोड़ आप काउंट कब से करोगे, वेदर वी शुड काउंट द कैश विड्रॉल फ्रॉम 1 सितंबर और 1 अप्रैल, क्योंकि वो 1 करोड़ की जो लिमिट है वो फॉर अ फाइनेंशियल ईयर है, राइट। यानी कि से इन द मंथ ऑफ अप्रैल मैंने 20 lakhs कैश विड्रॉ किया, इन द मंथ ऑफ मे से 20 lakhs कैश विड्रॉ किया, इन द मंथ ऑफ जून से कितने 40 lakhs विड्रॉ किया, कितने हुए 80 lakhs, एंड इन मंथ ऑफ से अक्टूबर मैंने 50 lakhs कैश विड्रॉ किया। ओके, तो हियर जब मुझे कैलकुलेट करना है 1 करोड़, शुड आई बी काउंटिंग फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, क्योंकि अगर सितंबर ऑनवर्ड्स ये सेक्शन जब अप्लाई हो रहा है तो मैं 1 करोड़ की लिमिट काउंट करूं तो यहां तक तो सिर्फ 50 lakhs है, तो इसके ऊपर टीडीएस नहीं होना चाहिए था। और शुड आई काउंट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ऑल दिस अमाउंट शुड बी कंसिडर्ड, क्योंकि अगर मैं ये अमाउंट सारे कंसिडर करूं तो यहाँ पे 80 lakhs हो गए, सो हियर इट इज 1.30 lakhs, तो यहाँ पे मुझे टीडीएस करना होगा, राइट। सो दिस वाज बीन क्लैरिफाइड बाय दिस क्लैरिफिकेशन, राइट। तो इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट 1 करोड़ की लिमिट आप शुरुआत से कैलकुलेट करोगे, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से कंसिडर करोगे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, राइट। लेकिन सेक्शन एप्लीकेबल होगा सितंबर के बाद, यानी कि टीडीएस प्रोविजन कब से एप्लीकेबल होगी, 1 सितंबर के बाद, बट 1 करोड़ की लिमिट आप फर्स्ट डे से काउंट करोगे, राइट। चलिए रीड करते हैं। क्लैरिफिकेशन एज टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194N and manner of computing threshold limit of 1 crore thereunder where cash withdrawals has taken place prior to 1st of September 2019. Press release dated 30th August 2019. CBDT has wide press release 30th August 2019 clarified that section 194N is to come effect from 1st September 2019. Hence, any cash withdrawal prior to 1st September 2019 will not subject to TDS, यानी कि 1st September 2019 के पहले जो भी आपने कैश विड्रॉल किया है उसके ऊपर TDS नहीं होगा, राइट। However, since the threshold of 1 crore is with respect to previous year 1920, calculation of amount of cash withdrawal for triggering the deduction under section 194 shall be counted from 1st of April 2019. Hence, if person has already withdrawn 1 crore or more in cash up to 31st of August from one or more account maintained with the banking company or cooperative society or post office, then TDS at the rate 2% shall apply on all subsequent cash withdrawals. Have you understood? So first point यहाँ पे section applicable तो किया गया है 1st September 2019. However, cash withdrawal should be considered from 1st of April 2019 for considering that threshold limit of 1 crore, right? तो ये दो पॉइंट पहले समझ लो। उसके बाद no tax is required to be deducted at source under section 194 on cash withdrawals by a person or class of person as notified by the central government. So notification number 68 2019 dated on September 2019, notification number 70 dated 20th September and notification number 80 dated 15th October. तो इसके अंदर the class of persons has been given जिसको TDS करने की जिसके लिए TDS करने की जरूरत नहीं है, right? So the provision, now first of all class of person मतलब क्या, जो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। डिडक्टर और पेयर तो सेम रहेगा, बैंक, पोस्ट ऑफिस और द कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन नीचे दिए गए पर्सन अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो उनको टीडीएस करने की जरूरत नहीं उनके लिए, ओके। सो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194N provides that no tax however is required to be deducted at source on payments made inter alia such other person or class of persons as notified in consultation with RBI by a central bank. Accordingly, central government wide notifications after consultation with RBI has specified, कौन कौन स्पेसिफाई किया गया है, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी, राइट, एंड फ्रेंचाइजी एजेंट्स ऑफ व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस एटीएम में कैश रिप्लेनिशमेंट का काम करती है और फ्रेंचाइजी एजेंट्स अंडर अ व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर, उनको ये जो टीडीएस की प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि उनका काम ही होता है बैंक से पैसे विड्रॉ करके एटीएम में रिप्लेनिश या रिफिल करना, राइट। सो दिस
organizations maintaining a separate bank account from which withdrawal is made only for the purpose of replenishing cash in an ATM operated by such WLATMO, that is white label automated teller machine operators, and they have furnished a certificate every month. तो ये प्रोसीजरल पार्ट है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन ने उन फ्रेंचाइजी एजेंट्स को यानी कि CRA को सर्टिफिकेट हर मंथ में देना चाहिए टू अ बैंक सर्टिफाइंग दैट bank account of CRA and franchise agent of WLATMO have been examined and the amount withdrawn from their bank account has been reconciled with the amount of cash deposited in ATM. तो बेसिकली यहां पे दिया गया है कि these organizations को हर मंथ में सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए टू द बैंक्स सर्टिफाइंग दैट कि हमने इतना विड्रॉ किया इतना अकाउंट में ATM में डिपॉजिट किया गया है. ओके. सेकेंड, commission agent or a trader operating under APMC, that is Agricultural Produce Marketing Committee, and registered under any law for relating to agriculture produce market. यानी कि बेसिकली आज के डेट में भी अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रेडोमिनेंटली कैश के ऊपर डिपेंडेंट है. सो एनी कमीशन एजेंट और ट्रेडर हु इज ऑपरेटिंग अंडर दैट APMC, इफ ही इज विड्रॉइंग द अमाउंट एक्सीडिंग 1 crore, तो उसके लिए TDS की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके, चलिए रीड करते हैं. So, who is registered under any law relating to agriculture produce market of a concerned state who has intimated to banking company or cooperative society or post office his account number through which he wished to withdraw a cash in excess of 1 crore in the previous year along with his PAN and the details of the previous year, and has certified to banking company, cooperative society or post office that the withdrawal of cash from an account in excess of 1 crore during the previous year is for the purpose of making payment to farmers on account of purchase of agriculture produce, and a banking company, cooperative society or post office has ensured that PAN quoted is correct and the commission agent or trader is registered. यानी कि commission agent or trader which are registered under APMC, तो इनके लिए 194N एप्लीकेबल नहीं होगा. प्रोवाइडेड कंडीशन दे हैव टू गिव देयर अकाउंट नंबर फ्रॉम विच कैश विड्रॉवल विल बी मेड टू द बैंक. बैंक को इंटीमेट करना चाहिए. एंड दे हैव टू एंश्योर बाय गिविंग सर्टिफिकेट दैट द विड्रॉवल is used for making payment to farmer. Okay, and they have to give the PAN number to the bank. ये प्रोसीजरल कंडीशन दी गई है कि पहले ये कमीशन एजेंट एंड ट्रेडर को सबसे पहले अकाउंट नंबर मेंशन क्या होना चाहिए कि फ्रॉम दैट हम कैश विड्रॉल करेंगे एक्सीडिंग 1 crore, एंड फ्रॉम दैट अकाउंट हम किसके लिए विड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ फार्मर को पेमेंट करने के लिए, एंड दे हैव टू गिव देयर पैन नंबर टू द सच बैंक्स. राइट, तो ये कंडीशन दिया गया है. थर्ड, एनी ऑथोराइज्ड डीलर एंड इट्स फ्रेंचाइजी एजेंट एंड सब एजेंट. तो ऑथोराइज्ड डीलर मींस दोज हु आर डीलिंग इन फॉरेन करेंसी, उनको भी एग्जम्पशन दिया गया फ्रॉम सेक्शन 194N. फुल फ्लेज मनी चेंजर लाइसेंस बाय RBI एंड इट्स फ्रेंचाइजी एजेंट. फर्दर यहां पे उनको कंडीशन दिया गया कि सच पर्सन शुड मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम विच विड्रॉल इज मेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ. मतलब ये दोनों को कंडीशन दिया गया है, not only these two but all these persons, that they have to maintain a separate bank account from which withdrawal should be made only for the purchase of foreign currency from foreign tourist or non-resident visiting India or from resident India on their return to India in cash as per the directions given by the RBI, and disbursement of inward remittance to the recipient beneficiary in India in cash under the money transfer service scheme. मतलब ये दो कहां गया, ऑथोराइज डीलर एंड फुल फ्लेज मनी चेंजर, इन दोनों के लिए कंडीशन दिया गया कि दे हैव टू मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट. सिर्फ वो ट्रांजैक्शन विड्रॉल के लिए जो मनी चेंजिंग की जो सर्विस है उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना है, एंड फ्रॉम दैट अकाउंट सिर्फ आप फॉरेन करेंसी जो नॉन रेसिडेंट से परचेस करोगे या इंडियन रेसिडेंट जो फॉरेन से वापस आ रहा है उनसे परचेस करोगे, एंड डिसबर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस
टू रेसिपेंट बेनिफिशियरी, मतलब हम रेसिपेंट बेनिफिशियरी को जब फॉरेन करेंसी में पैसे देंगे, इन दैट सॉरी कैश में पैसे देंगे कन्वर्ट करने के बाद, तो फॉर इन दैट केस जो ये स्कीम लॉन्च की गई है आरबीआई के, उनके गाइडलाइंस हमने फॉलो किया है, ठीक है। द एग्जेम्पशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194N would be available only if certificate is furnished by authorized dealer and their franchise agent or sub-agent and full-fledged money changers and their franchise agent to bank that withdrawal is only for the purpose specified above and on the directions given by the RBI. So authorized dealer का definition दिया गया, आप just read करोगे, okay? So information to be furnished where tax is not deductible or deductible at lower rate under section 194N. बेसिकली तो ये एग्जाम्शन किसको किसको दिया गया है, जब हमने अभी रीड किया तो गवर्नमेंट तो सेक्शन में दिया गया था, मतलब कैश विड्रॉल कौन कर रहा है, अगर गवर्नमेंट कैश विड्रॉल कर रही है तो बैंक इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू द टीडीएस, राइट। एनी बैंकिंग कंपनी, यानी कि से मैं बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं एचडीएफसी में एंड आई एम हैविंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कैश विड्रॉल किया, तो here HDFC is not required to do the TDS under section 194N, right? कौन विड्रॉ कर रहा है, बैंकिंग और कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस जब विड्रॉ कर रहे, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू द TDS, बराबर। तो फॉर दिस ऑल ऑर्गेनाइजेशन नो TDS, राइट। तो कौन कौन विड्रॉ कर रहा है, गवर्नमेंट या बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन द बिजनेस, और any business correspondent of a banking company, cooperative society engaged in carrying out business of banking or in accordance with the RBI guidelines, या white label ATM operator, right, और such other class of person जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। सो इनको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनके लिए ये मैंडेटरी कंडीशन दिया गया है कि बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस जब टीडीएस नहीं करेंगी तो उनके डिटेल्स गवर्नमेंट को देने, ओके, ये दिया गया अमेंडमेंट। Accordingly, CBDT wide notification inserted clause so and so provided that deductor कौन होगा, बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस, at the time of preparing statement of TDS मतलब TDS रिटर्न, जब TDS रिटर्न फाइल करेंगे डिडक्टर, they shall furnish particulars of amount paid or credited on which TDS was not deducted in the view of exemption given above। यानी कि से एसबीआई बैंक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने या गवर्नमेंट ने कैश विड्रॉल किया है से 2 करोड़, यहां पे टीडीएस करने की जरूरत नहीं थी। हावेवर एसबीआई जब टीडीएस रिटर्न करेगी फाइल, दैट टाइम यहां पे कॉलम होगा टीडीएस डिडक्टेड, तो यहां पे सारे डिटेल्स देने होंगे किस किसका डिडक्ट किया, एंड नीचे एक और एडिशनली टेबल इंसर्ट किया गया टीडीएस नॉट डिडक्टेड, ठीक है। तो किसका किसका डिडक्ट करना चाहिए था, जिसने 1 करोड़ के ऊपर किया, बट बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम्पशन हमने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, तो यहां पे हम मेंशन करेंगे गवर्नमेंट का टीडीएस 2 करोड़ विड्रॉ किया एंड सो डेट, ओके। सो दिस डिटेल्स हैज टू बी गिवन इन द टीडीएस रिटर्न। तो ये एडिशनली कंडीशन क्लैरिफिकेशन इंसर्ट किया गया, ओके। तो ये ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बट स्टिल यू शुड बी नोइंग द प्रोविजन, ओके। सो द पर्सन टू हुम क्रेडिट टू बी गिवन फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऑब्वियसली जिस पर्सन का टीडीएस हम डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहे उसको तो क्रेडिट दिया जाएगा। सो आइए रीड करते हैं। रूल 37BA प्रोवाइड्स द मैनर ऑफ गिविंग क्रेडिट टू द फॉर द टैक्स डिडक्टेड एंड रेमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इट स्पेसिफाइज पर्सन टू हुम क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड इज टू बी गिवन। Accordingly, CBDT has wide notification by so and so for the purpose of section 194N, credit for tax deducted at source shall be given to person from whose account the TDS has been made and paid to the central government for the assessment year relevant to the previous year in which such deduction was been made, right? Further, अब ये जो time limit है that is relating to 194M, तो 194M इज ऑल्सो न्यूली इंट्रोड्यूस, तो इससे रिलेटेड टाइम लिमिट एक्सेट्रा क्लैरिफिकेशन दिया गया। बट अगेन बिफोर स्टडिंग दिस क्लैरिफिकेशन, आइए देखते हैं सेक्शन 194M क्या है। नाउ वी हैव स्टडीड
we have studied section 194C, right? This was relating to contract payment, बराबर। इसके प्रोविजन क्या थे? जब भी पेयर किसी भी पेई को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है एंड उस कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख एक्सीड कर रही है या सिंगल पेमेंट 30,000 एक्सीड हो रहा है, तो यहां पे टीडीएस करने की जरूरत थी, बराबर। दैट वाज 1% और 2%, राइट। एंड ये प्रोविजन पेयर को या डिडक्टर को कब एप्लीकेबल होगी? इफ ही इज लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, यानी कि उसका टर्नओवर शुड बी एक्सीडिंग 1 करोड़ और 44AD के तहत वो ऑडिट करवा रहा है। तो दिस प्रोविजन वाज एप्लीकेबल ओनली इन रिलेशन टू बिजनेस। क्या हम कह सकते हैं इसका टीडीएस डिडक्ट होगा व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज इन रिलेशन टू बिजनेस, एंड दूसरा डिडक्टर का टैक्स ऑडिट मैंडेटरी था अंडर सेक्शन 140 अंडर सेक्शन 44AB, राइट। Second thing, we have seen section 194J. Here also the payment was made to professional, बराबर। तो प्रोफेशनल के केस में whenever the amount was exceeding 30,000, TDS should have been done at the rate 10%. Here also पेयर को कंडीशन थी कि अगर उसको सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट मैंडेटरी हो तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, राइट। सो हियर आल्सो वी कैन से इट वाज इन रिलेशन टू बिजनेस, राइट। एंड वन मोर सेक्शन वाज देयर, सेक्शन 194H, wherein we are paying commission, right? So again here also commission was in related to business. So all this section 194C, 194J and 194H relating to contract, professional fees and commission was applicable when payer was liable for doing audit and the all payments were related to business, right? अब हुआ क्या? सपोज ये मैं हूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी भी पर्सन को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ माय रेसिडेंशियल हाउस, ओके। नाउ दिस, इसको क्या होगा, एक सेकेंड, दिस पेमेंट वाज रिलेटिंग टू पर्सनल एक्सपेंडिचर, बराबर। सो हियर द इशू ऑफ दैट टीडीएस वाज नॉट देयर, और हो सकता है इट कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस, बट देन पेयर जो है उसको ऑडिट under section 44AB was not applicable. Now in this case TDS provision was not applicable, बराबर, क्योंकि यहां पे section 194C applicable ही नहीं हो रहा, and similarly 194J and 194H was there. यानी कि as of current scenario जब आप कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर रहे हो या प्रोफेशनल फीस पेमेंट कर रहे हो या कमीशन पे कर रहे हो wherein the payer is not liable for audit, तो टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते थे। मींस इन दिस सिनेरियो देयर वाज पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन, दिस ट्रांजैक्शंस वाज नॉट कवर्ड विद इन द परव्यू ऑफ टीडीएस, राइट। इसलिए ये सेक्शन 194M इंसर्ट किया गया। व्हाट 194M सेज कि व्हेनेवर 194C, 194J and 194H is not applicable by reason audit was not applicable under section 44AB, ठीक है, it was not applicable, but still we are making the payment of contract, professional fees या commission and the amount exceeds 50 lakhs, जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं that exceeds 50 lakhs, कौन पे कर रहा है? पेयर, जिसको ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। सो इट कैन बी अ पर्सनल एक्सपेंडिचर और इट कैन बी बिजनेस एक्सपेंडिचर, हाउएवर उस पेयर का टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे था, राइट। नाउ इन दिस केस as this transaction should not be covered or should not be skipped from the provision of TDS, इसलिए सेक्शन 194M इंसर्ट किया गया। इट सेज कि जब भी ये रिस्पेक्टिव सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगे एंड पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस आर मोर देन 50 lakhs, तो टीडीएस करना पड़ेगा एट द रेट 5%, ओके। एंड पेयर को टैन ऑब्टेन करने की भी जरूरत नहीं है,
यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 50 लाख के ऊपर या जो भी अमाउंट रहेगी उसके ऊपर 5% से टैक्स जो आएगा टीडीएस का, दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। तो इससे पेमेंट किस तरह से करना है, उसका फॉर्म क्या है, दीज आर ऑल हैव बीन गिवन एज अ क्लैरिफिकेशन। हैव यू अंडरस्टूड? चलिए एक बार वो 194M क्या है देखते हैं। ये देखिए 194M एक बार रीड कर लेते हैं एंड देन क्लैरिफिकेशन क्या क्या आई है वो हम देखते हैं। सो पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल और एचएफ फॉर कॉन्ट्रैक्ट और बाय वे ऑफ प्रोफेशनल फीस और बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। Applicability and rate. Section 194M, inserted with effect from 1st of September 2019, provides for deduction at source at rate 5%. किसने पेमेंट किया होना चाहिए? इंडिविजुअल एंड एचएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू एनी रेसिडेंट फॉर कैरिंग आउट द एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर इन परसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, देन कमीशन और ब्रोकरेज अंडर सेक्शन 194H, which should not be including insurance commission 194D, मतलब यहां पे इंश्योरेंस कमीशन इंक्लूड नहीं करना है आपको, और फीस अंडर सेक्शन 194J. It may be noted that only individuals or HF other than who are covered to deduct income tax as per provision of 194C, 194H and 194J are required to deduct tax in respect of above sums, right? तो यहां पे अगर हम समराइज करें 194M so far, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हु कैन बी द पेयर? इंडिविजुअल और एचएफ, एंड पेमेंट कौन सी पेमेंट? कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, देन प्रोफेशनल फीस एंड कमीशन अंडर सेक्शन 194H। अंडर सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं यहां पे, राइट? ये पेमेंट करे, however not done TDS under section 194C, 194J and 194H, right? Because the turnover was not exceeding 1 crore. ठीक है? Time of deduction. So deduction should be made whenever the payment is done or sum credited, whichever is earlier. Threshold limit. No tax is required to be deducted at where the sum or as the case may be aggregate paid to the resident during the financial year does not exceed 50 lakh. यहां पे पेई कौन होना चाहिए? रेसिडेंट, ठीक है? उसके बाद रेट ऑफ टीडीएस क्या है? 5% एंड थ्रेशोल्ड लिमिट is rupees 50 lakhs, बराबर? Non-applicability of TDS under section 194M. An individual or HF not liable to deduct tax at source under section 194M if they are required to deduct TDS under section 194C for carrying out any work, contract, etc. An individual or HF who is subject to audit under section 44AB in immediately preceding financial year etc. मतलब टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो, क्योंकि जब टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होगा तो आपको 194C प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, राइट? सिमिलरली जब आप 194H एंड 194J में टीडीएस नहीं कर रहे, राइट, एंड देन नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन टैन नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि डायरेक्टली आपको टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली यहां पे पेमेंट कौन कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल, जिसका ऑडिट भी मैंडेटरी नहीं है, यानी कि मैं मेरे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर घर बनवा रहा हूं तो मुझे टीडीएस करना होगा, तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा कंप्लायंस नहीं होने चाहिए, देयरफॉर टैन ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं, ओके, राइट? सो ये एग्जांपल है। अब देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या आया है, right? So this was a provision of section 194M, which is again applicable from 1st of September 2019, which has been amended or introduced in Finance Act 2019 second budget, ठीक है? So ये provision था 194M की। अब देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या क्या है। Clarification is relating to procedural part.
यानी कि आपको जो टीडीएस डिडक्ट करके पे करना है गवर्नमेंट को, किस चलन में पे करना है, टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करना है, टाइम लिमिट क्या होना चाहिए पे करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो अगेन दिस इज जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट, इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 194M inserted with effect from 1st September 2019 provides for deduction of tax at source at the rate 5% by individual or HA responsible for paying any sum during the financial year to any resident for carrying out works, that is contract, commission or professional services. Only individuals and HF other than those who are required to deduct income tax as per the provisions of 194C, 194H and 194J are required to deduct tax in respect of above sums payable during the financial year। मतलब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होने चाहिए, एंड ये सेक्शन एप्लीकेबल कब नहीं होंगे, जब आपका ऑडिट मैंडेटरी नहीं होगा, राइट। सो आप तब टीडीएस करोगे अंडर सेक्शन 194M व्हेनेवर द पेमेंट एक्सीड्स 50 lakhs। Consequent to insertion of 194M, CBDT wide notification amended Rule 30, 31, 31A in following manner to specify time limit for depositing TDS, challan cum statement and certificate for deduction of tax at source। तो रूल 30 में क्या दिया गया है, टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो एनी सम डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194M shall be paid to the credit of central government within period of 30 days from the end of the month in which TD deduction is made and shall be accompanied by challan cum statement in form 26 QD। नॉर्मल तौर पे टाइम लिमिट क्या होती है, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड इन केस ऑफ लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 30th अप्रैल नॉर्मल ड्यू डेट होती है, राइट। बट इन दिस 194M टाइम लिमिट कितनी है, जिस मंथ में आपने पेमेंट किया हुआ है उस मंथ कंप्लीट होने के बाद, सर नॉट पेमेंट, जिस मंथ में हमने डिडक्शन किया हुआ है फ्रॉम द एंड ऑफ दैट मंथ, अगले मंथ में 30 डेज आपको काउंट करने हैं। ओके, एंड आप किस चलन से पेमेंट करोगे, 26 QD, राइट। तो मैनर ऑफ रेमिटेंस मतलब आप पेमेंट कैसे करोगे, मैन्युअल बैंक में जाके करोगे, इनकम टैक्स ऑफिस में जाके करोगे या इलेक्ट्रॉनिकली करोगे। तो हियर इट इज बीन गिवन, आप जो चलन फॉर्म में टैक्स पेमेंट करोगे इन 26 QD, दैट हैज टू बी रेमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब टीडीएस के पोर्टल पे जाके आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही पेमेंट करना है विद इन 30 डेज। तो यहाँ पे अमेंडमेंट में क्या क्या पॉइंट देखा हमने, फर्स्ट टाइम लिमिट, टाइम लिमिट कितना है, 30 days from month in which deduction is made। ठीक है, आप जब लिखोगे तो प्रॉपरली लिखोगे, आई एम राइटिंग इन रफ। ओके, उसके बाद चलन कम स्टेटमेंट यानी कि रिटर्न एज वेल एज चलन, तो यहां पे इट विल बी इन 26 QD। उसके बाद मैनर, इट विल बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स एंड टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग सच सर्टिफिकेट टू पे। आपको तो मालूम है जब टीडीएस डिडक्ट होता है तो फॉर्म 16 में सर्टिफिकेट दिया जाता है टू पे, एंड देन 16A 16B 3 फॉर्म थे, राइट। अब 194M में जब टीडीएस होगा तो पे को कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फॉर्म 16D में दिया जाएगा। ओके, सो एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर deduction of tax under section 194M shall furnish a certificate of tax deducted at source in form 16D to pay within 15 days। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, पे को सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा। सो फोर्थ पॉइंट जो अमेंडमेंट है, पे को सर्टिफिकेट कौन सा दिया जाएगा, 16D में। ओके, एंड टाइम लिमिट क्या होगी उसकी, 15 days फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ चलन कम स्टेटमेंट, राइट। यानी कि चलन कम स्टेटमेंट आप अगर टाइम में पे करते हो तो फ्रॉम दैट डे अगले 15 डेज के अंदर आपको डाउनलोड करके एसएससी को देना है, राइट, पेई को देना है। ओके, देन टाइम लिमिट एंड मैनर ऑफ सबमिशन चलन कम स्टेटमेंट। सो एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 194M shall furnish to the principal director general of income tax system or director general of income tax system or so and so authorized person
इन फॉर्म 26 QD, यानी कि रिटर्न भी 26 QD है, इसीलिए तो उसको चलन कम स्टेटमेंट कहा गया है. And that will be also uploaded electronically in accordance with the provisions or procedures and the format prescribed within 30 days from the end of the month in which deduction is made. इसका मतलब statement it will be same as चलन कम statement. एक बार चलन एक बार रिटर्न ऐसे कुछ नहीं है, एक ही आपको चलन कम स्टेटमेंट फाइल करना है 26 QD, and again same within 30 days from the end of the month in which deduction has been made, right? So this all has been new clarification. तो इसके ऊपर मुझे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लगती है कि आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा. ओके, चलिए अब लास्ट मेरे ख्याल से अमेंडमेंट है. इट इज रिलेटिंग टू पैन एंड आधार. मैं जस्ट शॉर्ट में आपको बता दूं. बेसिकली अर्लियर पैन वाज मैंडेटरी फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. बाद में 2017 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था आधार कार्ड, आधार नंबर, एंड इट वाज सेड कि इनकम टैक्स रिटर्न में भी आपको आधार नंबर कोट करना होगा, राइट? एंड वी हैव ऑलरेडी सीन देयर आर सम वेरियस ट्रांजैक्शन जहां पे पैन नंबर मैंडेटरी था. लेटर ऑन अंडर सेक्शन 139A ये स्पेसिफाई किया गया कि जहां पे भी आप पैन मेंशन करना मैंडेटरी है, यू कैन मेंशन द आधार नंबर ऑल्सो. ठीक है, मीन्स ट्रांजैक्शंस वेयर पैन वाज मैंडेटरी. का आपको याद है जब भी आप कोई शेयर्स में डीलिंग करते हो, डीमैट अकाउंट ओपन करते टाइम बैंक में 50,000 एक्सीडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ इट वाज सेड कि जब आपको पैन मेंशन करना मैंडेटरी था, अगर आपके पास पैन ना हो तो आप आधार नंबर उस ट्रांजैक्शन में मेंशन कर सकते हो इन लीव ऑफ पैन. मतलब पैन मेंशन करने के बजाय आप आधार नंबर भी मेंशन कर सकते हो. ओके, सो दिस वाज द प्रोविजन. मींस पैन एंड आधार कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, राइट? अब क्लैरिफिकेशन या नोटिफिकेशन क्या लाया गया, जब भी आप आधार नंबर मेंशन करते हो तो गवर्नमेंट हैज राइट टू इशू यू पैन. गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको पैन इशू कर सकता है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में आपको पैन जो मैंडेटरीली मेंशन करना था, यू आर नॉट पोजेसिंग पैन, इसलिए आपने आधार नंबर मेंशन किया. तो अगर आप आधार नंबर मेंशन करते हो, सो बेस्ड ऑन दैट आधार नंबर गवर्नमेंट कैन अज्यूम कि दैट वाज द एप्लीकेशन मेड फॉर पैन, एंड डायरेक्टली आपको पैन नंबर इशू करेंगे डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट, राइट? सो दिस वाज द नोटिफिकेशन. ओके, चलिए. मैनर फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन to a person who has not allotted a PAN but possesses Aadhaar number. ठीक है, Finance Act number 2 Act 2019 has inserted subsection 5E under section 139A with effect from 1st of September 2019 to provide inter alia that every person who is required to furnish or intimate or quote PAN but who has not been allotted with PAN, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन में जिसमें पैन मेंशन करना मैंडेटरी था, लेकिन एसएससी या पर्सन के पास पैन अब तक था ही नहीं, बट उसके पास आधार था, बट पोजेसेस द आधार नंबर, मे फर्निश और इंटीमेट हिज आधार नंबर. मतलब पैन नंबर मेंशन करने के बजाय आप आधार नंबर मेंशन करो इन लिeu ऑफ पैन, एंड सच पर्सन वुड बी अलॉटेड पैन. तो यहां पे दिया गया है सच पर्सन वुड बी अलॉटेड पैन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. मतलब उन लोगों को गवर्नमेंट डायरेक्टली पैन दे सकती है एज मे बी प्रिस्क्राइब. तो रूल 114(4) रिक्वायर्स सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन बाय एप्लीकेंट इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अकम्पनीड बाय प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एक्सेट्रा. मतलब क्या था कि अगर आपको पैन चाहिए तो उसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म 49B, बी या ए जो भी है, ओके, एंड उसकी फीस होती थी 110 रुपए तकरीबन, राइट? तो ये एंड उसके साथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, बर्थ प्रूफ एक्सेट्रा एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको अटैच करके भेजना पड़ता था. अब सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन लाया, तो जो अमेंडमेंट है ये है. अब तक तो हमने सिर्फ प्रोविजन पढ़ा. क्या क्या प्रोविजन पढ़ा? कि जब आपको पैन नंबर मेंशन करना मैंडेटरी था लेकिन आपके पास पैन नहीं था, तो आपको ये सेक्शन द्वारा राइट दिया गया था कि आप आधार नंबर मेंशन करो, राइट? एंड इन सच केस गवर्नमेंट आपको पैन इशू कर सकती है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड
तो पैन जब एप्लीकेशन करना था आपको तो दैट वाज अंडर फॉर्म 49 एंड उसके लिए जो फीस लगती थी दैट वाज द सिनेरियो। अब नोटिफिकेशन क्या लाया गया, CBDT वाइड नोटिफिकेशन सो एंड सो provided that any person who has not been allotted PAN but possesses Aadhaar number and has furnished or intimated or quoted the Aadhaar number in lieu of PAN in accordance with 139A 5E shall be deemed to have applied for PAN and he shall not be required to submit any documents। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट खुद आपको डायरेक्टली पैन इशू कर देगी, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आधार नंबर से गवर्नमेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पे 110 फीस भी पे करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। सो ये प्रोविजन इंसर्ट किया गया कि जब आप आधार नंबर मेंशन करते हो तो बेस्ड ऑन दैट आधार इट विल बी अज्यूम दैट इट वाज एप्लीकेशन फॉर पैन एंड गवर्नमेंट वॉलंटरीली विल इशू यू द पैन, ओके। फर्दर सब रूल 1B हैज आल्सो बीन इंसर्टेड अंडर Rule 114 to provide that any person who has not been allotted PAN but possesses Aadhaar number may apply for allotment of PAN under section so and so by intimating his Aadhaar number and he shall not be required to apply for such other documents। इसका मतलब जब पैन मेंशन कर रहे हो आप, सॉरी पैन एप्लीकेशन कर रहे हो तो आधार नंबर मेंशन करते हो तो अदर डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं, ओके। एंड लास्ट नोटिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, डेट फॉर इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी एक्सटेंडेड, यानी कि आधार नंबर इनकम टैक्स में अपडेट करना मैंडेटरी था। बहुत बार आपने न्यूज में भी सुना रहेगा कि द टाइम लिमिट फॉर लिंकिंग ऑफ आधार एंड पैन हैज बीन एक्सटेंडेड, राइट। तो वो एक्सटेंड वापस से की गई है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन, राइट। तो सिंपली बॉटम लाइन, आपको आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या इनकम टैक्स अथॉरिटी में इंटीमेट करके पैन एंड आधार लिंक करवाना था, राइट। सो एज पर सेक्शन 139AA2 every person who has been allotted PAN as on 1st of July 2019 and who is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number to the prescribed authority on or before the due date which is notified by the government। Accordingly, central government wide notification so and so notified that every person who has been allotted PAN as on the 1st of July 2017 and eligible for Aadhaar number shall intimate the Aadhaar to so and so बिफोर 30th सितंबर 2019। तो पहले डेट क्या थी, 30th सितंबर 2019 के पहले आपको इंटीमेट करना था, उसके बाद डेट एक्सटेंड की गई टू 31st of December, राइट। द डेट हैज फर्दर एक्सटेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन फ्रॉम 31st December टू 31st March 2020, यानी कि आज की डेट में वो डेट क्या थी 31st March 2020, लेकिन 31st March 2020 के टाइम भी कोविड का सिचुएशन था, इसलिए कोविड-19 का, इसलिए दैट डेट हैज फर्दर एक्सटेंडेड टू 31st March 21, ठीक है। सो नॉटविथस्टैंडिंग द लास्ट डेट फॉर इंटीमेटिंग एंड लिंकिंग द आधार पैन विद द पैन बीइंग 31st March 2021, it is clarified that with effect from 1st of April 2019 it is mandatory to quote आधार नंबर while filing ITR either manually or electronically। यानी कि आधार नंबर लिंक करने की डेट क्या है 31st March 2021, ओके, लास्ट डेट। लेकिन 1st April 19 से लेके ITR जब आप फाइल करोगे देयर इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू कोट आधार नंबर, राइट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली द अमेंडमेंट्स व्हिच आर एप्लीकेबल टू November 2020 फॉर CA इंटर डायरेक्ट टैक्स पेपर, राइट। मुझे ऐसे लगता है कि जो अमेंडमेंट्स हमने अब तक डिस्कस किए उसमें से एक या दो क्वेश्चन तो रिलेटेड टू दिस अमेंडमेंट्स डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे गाइस, ओके। सो डू थॉरली रीड दिस अमेंडमेंट्स, एक बार ये लेक्चर देखने के बाद वापस से रीडिंग करो सो दैट इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए so you should be able to write it properly। सिर्फ 11 या 12 पेज का अमेंडमेंट है, 12 पेजेस का अमेंडमेंट है, ओके। सो डू रीड थॉरली, इसमें से मुझे लगता है डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 4 से लेकर 10 मार्क्स तो डेफिनेटली इस अमेंडमेंट के ऊपर रहेंगे, राइट। सो डोंट लूज दैट मार्क्स, ओके। सो दिस स्टैट्यूटरी अपडेट इन एनी वे आईसीएआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, बट देन स्टिल आई विल शेयर इट इन टेलीग्राम चैनल, ओके। सो वी विल कंक्लूड दिस सेशन ओवर हियर गाइस, टेक केयर and have a nice time, do study hard guys, चलिए, bye bye।